नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दंगल का। लद्दाख में एक बार फिर चीन के साथ भारत के सैनिकों की झड़प हुई और अब की बार यह झड़प पेंगोंग झील के इलाके में हुई। 15 जून की गलवान की घटना के बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच यह सबसे गंभीर स्थिति बनी। हालांकि इस बार जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने इस बात को फिर सार्वजनिक कर दिया कि चीन के इरादे नेक नहीं है और भारत के साथ बातचीत की प्रक्रिया उसकी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। इसलिए दंगल में आज सीधा सवाल है कि विस्तारवादी चीन के साथ क्या हो। क्या चीन का भूत सिर्फ बातों से नहीं मानेगा? हाल ही में सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने दो टूक कहा था कि भारत के पास सैन्य विकल्प खुले हुए हैं। चीन के विस्तारवाद पर पीएम मोदी ने भी तेवर कड़े दिखाए थे, लेकिन भारत एक्शन क्या ले, यह बड़ा सवाल बन गया है। और इस सब के बीच विपक्ष ने भी एक बार फिर सरकार को घेर लिया है, यह सवाल पूछते हुए कि चीन को लाल आंख भारत कब दिखाएगा। तो क्या उसका वक्त अब आ गया है? आज का दंगल इसी पर होगा। लद्दाख के पेंगोंग झील के इलाके में भारतीय सेना ने चीन के घुसपैठ के इरादे को नाकाम कर दिया है। 15 जून की गलवान घटना के बाद भारत और चीन के बीच ये सबसे बड़ी झड़प थी। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 29 अगस्त की रात 11 बजे के करीब चीनी सैनिक पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर एसयूवी गाड़ियों से आए। चीनी सैनिकों की तादाद करीब 500 बताई जा रही है, लेकिन चीनी सैनिकों की मूवमेंट को लेकर भारतीय सेना को खुफिया जानकारी मिल चुकी थी। चीनी सैनिक जब भारतीय पोस्ट की ओर बढ़ने लगे तो उन्हें भारतीय सैनिकों से जवाब मिला। कुछ देर तक दोनों ओर से सैनिकों में हाथापाई हुई। इसके बाद चीनियों को पीछे हटना पड़ा और जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। देखिए, पिछले कई हफ्तों से दर्शक लगातार पेंगोंग झील के बारे में सुन रहे हैं। अब तक जितना भी एक्शन था वो पेंगोंग के उत्तरी तट पे था, यानी कि नॉर्थ बैंक पे था। इस वक्त जो एक्शन हुआ है वो पेंगोंग के दक्षिणी तट पे हुआ, यानी कि साउथ बैंक पे हुआ है। मैं आपको ठीक उस जगह पे ले जाके दिखा सकता हूं जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में ये जो सारा एक्शन है। आप इस तरफ नजर रखिए, ये जो लाल लाइन है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये है पेंगोंग झील। 1/3 झील भारत में पड़ती है, 2/3 जो झील है वो चीन में पड़ती है। और चीन ने पहले यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस की थी और भारत की जो जमीन है उसमें एंटर करने की उन्होंने कोशिश की थी। चीनी सैनिकों के इस दुस्साहस के बाद भारतीय सेना के बयान में कहा गया है, चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में बने तनाव पर सैन्य और कूटनीतिक वार्ताओं में बनी सहमतियों का उल्लंघन किया और 29-30 अगस्त की रात यथास्थिति बदलने के लिए उकसावे वाली सैन्य हरकत की। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस बात का खंडन किया है कि चीनी सेना ने एलएसी का उल्लंघन करने की कोशिश की है। वैसे चीन का यह झूठ इसलिए भी नहीं टिक रहा क्योंकि चुशूल में दोनों देशों के बीच बीती रात की घटना के बाद ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत हुई है। उधर चीन के इस रवैये के बाद लद्दाख के एलजी आर.के. माथुर ने गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी से मुलाकात की। मई से ही लद्दाख में तनातनी की स्थिति बनी हुई है। इसी के मद्देनजर सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने हाल ही में कहा, पूर्वी लद्दाख में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अतिक्रमण से निपटने के लिए भारत के पास एक सैन्य विकल्प मौजूद है, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत विफल हो जाए। देखिए, चाइना जो है ये सारी बातचीत के जरिए क्या कर रहा है कि वो सिर्फ एक डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहा है। उसका कोई इरादा नहीं है कि वापस जाने का। और हिंदुस्तान ने बहुत क्लियर कर दिया है चाइना को कि वो जो अप्रैल 2020 की पोजीशन थी उसके अलावा कोई भी कुछ भी हिंदुस्तान को नहीं मंजूर और चाइना को जाना ही पड़ेगा। और अगर चाइना नहीं जाएगा तो फिर जैसे सीडीएस ने कहा कि मिलिट्री ऑप्शन भी है हमारे पास। उधर गलवान घटना में अब तक चीन ने आधिकारिक तौर पर अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा नहीं रखा है। शिव अरूर के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अभय दुबे हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अशोक सज्जनहार हमारे साथ हैं, वो पूर्व राजनयिक हैं। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह,
पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, रक्षा विशेषज्ञ है। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, पूर्व डीजी हैं इन्फेंट्री, और हमारे साथ होंगे फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक अब से कुछ मिनट के बाद। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल गौरव भाटिया आपसे है, क्या अब तक भारत पिछले 5-4 महीनों की स्थितियों में डिनायल में रहा? उसका नतीजा है कि आज चीन एक हिस्सा जहां को लेकर टेबल पर बातचीत हो रही है उसमें अटकाकर दूसरे हिस्से से फिर घुसपैठ करने की हिम्मत कर दिखाता है। रोहित जी, देखिए, सबसे पहले तो हमें भारतीय वीर सेना पे गर्व है और कितनी मजबूती से हमारी जो सेना है उसने चीन को सबक सिखाया, दांत खट्टे कर दिए, लाल आंख केवल नहीं दिखाई, उनकी आंख भी फोड़ दी। इसको कहते हैं कि क्या ताकत हमारी सेना की है। और मैं चर्चा में आऊं और बाकी बिंदुओं पे बात करूं, इससे पहले एक बात कहूंगा। एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का वक्तव्य है, वो क्या कहता है उसकी मूल भावना चाहे दर्शकों से बांट लूं। पहले वो कहता है कि भारतीय सेना को पूर्वाभास हो गया था कि चीन कुछ गलत करेगा। अब भारत की स्थिति जो है और मजबूत हो गई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का वक्तव्य है। और तीसरी बात, चीन की जो गलत मंशा थी, जो मंसूबे थे, उस पे पानी फिर गया है और उनको करारा जवाब हमारी वीर सेना ने दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पे कहूंगा, जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये वक्तव्य आया और 3 बिंदु मैंने आपके सामने रखे, क्या इस बात पे किसी को शक है? क्या भारतीय सेना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे किसी को शक है? दूसरी बात, जिसको शक है उससे जरूर प्रश्न पूछिएगा। ये मेरे हाथ में कुछ तस्वीरें हैं जो आजकल मीडिया में भी हैं। पहले भी हमने कहा था कि करीब 40 से 45 चीनी सैनिक मारे गए थे। अब उनकी जो कब्र खोदी है हमारी वीर सेना ने, उसकी तस्वीरें आ रही हैं। और इसको अगर चाइनीज को ट्रांसलेट करें, जो मैंने किया है, तो वो कहता है कि जो सैन्य आयोग है चीन का, वो श्रद्धांजलि देता है अपने सैनिकों को। तो ये क्या दर्शाता है? चाहे पिछली बार मुठभेड़ हुई हो या इस बार हुई हो, चीन को करारा जवाब हमारी सेना ने दिया है। तो आज सवाल ये है, मनीष तिवारी जी की एक लाइन थी कि जब शेर के सर के अंदर आपका मुंह हो तो बात नहीं हो सकती। अब हमारे भारत में आस्तीन का सांप कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं है जो भारत के आस्तीन का सांप है, उस सांप का मुंह ड्रैगन के अंदर है। और क्यों? क्योंकि समझौता और करार एक पार्टी है भारत की, उसने चीन के साथ किया है, रोहित जी। और हर बार जब देश खुश होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की आंखों में लाल मिर्ची लगती है, वो आंसू बहाते हैं। और अंत में एक बात कहूं, आपको पूरा मौका दूंगा, आप कांग्रेस पर जो टीका टिप्पणी करनी हो करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप दोनों पार्टियां एक दूसरे पर यही करते हैं, लगातार करते हैं। 10 सेकंड और लूंगा। हाँ, लीजिए, पहले फिर मैं सवाल पूछता हूँ, बोलिए। धन्यवाद। मैं एक बात और कह दूं, एक बात आ रही थी, चीन क्या है, पाकिस्तान और चीन दोनों भी मिल जाए तो ये ताकत है आज हमारी फौज की और हमारे मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी की, कि चीन और पाकिस्तान को एक साथ भी सबक सिखा देंगे। और इसीलिए जो हमारी सेना पे सवाल उठाता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत एक तरह का उदाहरण पेश कर रहा है। गौरव भाटिया जी, 2 दिन पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा हमारे पास मिलिट्री ऑप्शन ओपन है। उसके बावजूद चीन पेंगोंग लेक के उस इलाके में आया जहां आज तक इस तरीके की हरकत नहीं हुई। क्यों? उनको डर नहीं लगा क्या भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात से? अगर डेप्सांग में जो कुछ हो रहा था उस वक्त हमने कार्रवाई की होती, अगर फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच जो कुछ हो रहा था उस वक्त हमने कार्रवाई की होती, हम कर रहे होते, तो क्या चीन की हिम्मत पड़ती पेंगोंग के इस नए इलाके में नया मोर्चा खोलने की कोशिश करने की? देखिए रोहित जी, आज इस प्रोग्राम में 2 रक्षा विशेषज्ञ हैं, आप उनसे ये सवाल पूछ लीजिएगा। मैं समझता हूं जो कार्रवाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वीर सेना ने इस बार कर दिखाई है वो आज से पहले कभी नहीं हुई। और ये चीन की बौखलाहट है, क्योंकि रफेल आज उड़ रहा है, चिनूक और अपाचे उड़ रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, डीएसडीबीओ की जो रोड थी वो पहले नहीं बनी थी, अब बन गई है। आगे भी हमारी प्राथमिकता रहेगी, जैसे देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री कह रहे हैं।
इसीलिए चीन ये बौखलाहट में कर रहा है। लेकिन तो डेप्सांग में चीन बौखलाहट में घुस आया। जवाब दिया है, ये ज्यादा फिंगर बड़ी 4 बात से फिंगर 8 पर आकर चीन बीच में बैठ गया बौखलाहट की वजह से। देखिए, मैं फिर आपको बता दूं, जो ये बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, ये बहुत पुराना डिस्प्यूट है, हिंदी चीनी भाई भाई के समय से चल रहा है, और ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और हमारी सेना की वीरता है। मुंह पे ऐसा करारा थप्पड़ पड़ेगा कि ना फेस रहेगा, ना फिंगर रहेगी, ना लेग्स रहेंगी, ये बात याद रखिएगा। इसलिए फिंगर 4 फिंगर 8 छोड़िए, जब सेना डटी हुई है तो सेना को खुली छूट नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है और वो सक्षम है कि चीन को उसकी हैसियत दिखाए। ठीक, रोहित बोलिए अभय दुबे। रोहित जी, देखिए, भारत का प्रत्येक नागरिक, सेना का प्रत्येक अधिकारी, भारत का विदेश मंत्रालय, भारत के रक्षा मंत्री, यहां तक कि गौरव भाटिया जी भी चीन के खिलाफ मुखरता से बोल रहे हैं, मगर सिर्फ देश के प्रधानमंत्री जी चाइना के प्रवक्ता बनकर चाइना के समर्थन में बयान दे देते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जुबान तो खोलिए, लाल आंख करके नजर तो मिलाइए, जवाब तो दीजिए, चीन कितना अंदर घुस गया है? प्रधानमंत्री जी, हिसाब तो दीजिए। 6 अगस्त को भारत की सेना के रक्षा मंत्रालय ने इसका जवाब दिया। रोहित सरदाना जी, उन्होंने अपनी साइट पर लिखा, द चाइनीज साइड ट्रांसग्रेड इन द एरिया कुंगरांग नाला नॉर्थ बैंक ऑफ पेगोंग सो गोगरा। ये सच्चाई स्वीकारी, ये सच्चाई जैसे ही सबके सामने आई, प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया और वो दस्तावेज हटा लिया गया। 16 जून को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात को स्वीकारा। 17 जून को भारत के विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्री ने चाइनीज विदेश मंत्री से बात करते हुए जो स्टेटमेंट डाला, उसमें कहा कि यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज कर दिया चाइना ने, इसलिए ये हालात पैदा हुए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 2015 का भारत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाइना का व्हाइट पेपर नहीं पढ़ा? उन्होंने बाकायदा ग्लोबल टाइम्स में लिखा था कि हिंदुस्तान और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के लिए तिब्बत मिलिट्री कमांड को यह दायित्व सौंपा गया, और वो जुआ जिसने डोकलाम में ये एक्शन लिया था, वो ही व्यक्ति है जो आज इसको कमांड कर रहा है। डोकलाम का जो 71 डेज का स्टैंड ऑफ था, तब भारत को यह बताया गया कि परिस्थितियां सामान्य हो गई, मगर 5 मार्च 2018 को निर्मला सीतारमण जी, तत्कालीन रक्षा मंत्री जी, ने राज्यसभा में स्वीकारा कि उसी स्थान पर परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है चाइना ने। जिसने चाइना के बारे में भारत की भारतीय जनता पार्टी को आगाह करने की कोशिश की, उसको रास्ते से हटा दिया। क्या यह बात सही नहीं है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, खंडूरी साहब ने यह कहा था कि भारत की सेना का बजट, प्रधानमंत्री जी, आपने बहुत कम कर दिया है, विंटेज स्थिति में उसकी। अब आप बजट में कहां चले गए हैं? मुद्दे की बात करिए ना सर। उनको हटा अब आप दिया, बजट में चले गए। जोशी रोज आप को बोलते हैं हटा चीन दिया। पर पिछले 4 महीने से, आपको तो नहीं हटा पाए ये लोग रास्ते से। रणदीप सुरजेवाला रोज बोलते हैं, राहुल गांधी रोज बोलते हैं, आपको तो नहीं हटाया रास्ते से अभी तक। तो आप कहीं और चले जा रहे हैं ना, मुद्दे पर आइए ना सीधे सीधे। क्या आज जो परिस्थिति है, आपको लगता है कि भारत का रिस्पॉन्स नाकाफी है? आपको लगता है, कांग्रेस पार्टी को लगता है? भारत की सेना दृढ़ इच्छा शक्ति से लड़ रही है। अगर 15 जून की मध्य रात्रि को भी उनको अनुबंध पकड़ाने की अपेक्षा भारत की सरकार ने हथियार दिए होते तो परिस्थितियां कुछ और होती। रोहित सरदाना जी, मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने आंख बंद कर रखी है, नहीं तो वुहान कन्वेंशन में जाने के पहले जो माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स है, 90,000 सैनिकों की तैनाती का 60,000 करोड़ रुपए का 2013-14 का प्रस्ताव भारत की सरकार गिरा नहीं देती। हमारी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये सीमा में नहीं, भारत की सरकार में दिक्कत है। रोहित सरदाना अभय जी, मैंने जो सवाल पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा, क्या आपको लगता है भारत का रिस्पांस नाकाफी है चीन के लिए? सीधी सी बात पूछ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रिस्पांस नाकाफी है। दौलत बे गोल्डी में आज भी वो जमे हैं, पेगोंग सो लेक में फिंगर 4 से फिंगर 8 तक आपने बताया उनकी मंशा है। दौलत बे गोल्डी की एयर सर, ये बड़ी अजीब सी स्थिति है अभय जी। आप एक तरफ ये कहते हैं कि हमसे बड़ी देशभक्त पार्टी नहीं है, दूसरी तरफ आप जब देश की सरहद पर इस तरीके की परिस्थिति हो, आप खुद कह रहे हो कि तनाव है, आप देश की सरकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानते हैं। ठीक है सर, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं गुरमीत सिंह साहब से पूछूंगा। देश के साथ सरकार नहीं खड़ी है। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, कांग्रेस पार्टी का प्रतिपक्ष मैंने आपकी पूरी बात सुनी सर, प्रधानमंत्री जी देश मैंने आपकी पूरी बात सुनी सर, तो दृढ़ता से हमारा दायित्व है कि हम साथ मैंने आपकी पूरी बात सुनी ना, के साथ इसीलिए खड़े, मैंने आपकी पूरी बात सुनी ना सर। आप कैसे खड़े हैं वो दिख रहा है। जब भारतीय सेना ने कहा हमने सैनिक मारे, आपने कहा फोटो क्यों नहीं लाए? जब भारतीय सेना ने कहा हमने स्ट्राइक किया, आपने कहा वीडियो क्यों नहीं बनाया?
भारतीय सेना ने कहा हमने मार दिया, चीनी सैनिकों को भगा दिया, आपने कहा सबूत कहा उसके, नंबर क्यों नहीं बताते कितने लोग मार दिया आपने? फिर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक उद्देश्यों के खिलाफ बात कही है और आजाद भारत इस बात का गवाह है कि सेना ने एकमात्र किसी राजनीतिक दल की शिकायत की तो भारतीय जनता पार्टी है। चुनाव आयोग में अधिकृत आपसे की है सेना ने आके शिकायत राहुल गांधी से? भारत की सेना ने भारतीय जनता पार्टी की शिकायत की कि हमारे जो शहीद हैं उनकी तस्वीर राजनीतिक दृष्टिकोण से ये चुनाव में अभी चुनाव आयोग के पास सर अभी विषय यह है कि सरहद पर क्या चल रहा है और क्या सरकार ने उसमें सच छुपाया और क्या भारत का रिस्पांस नाकाफी था। गौरव भाटिया अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद गुरमीत सिंह साहब आपके पास आ रहा हूं, कुलकर्णी साहब आपके पास आ रहा हूं। बोले गौरव भाटिया जल्दी। देखिए, एक बात साफ हो गई, मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो स्टेटमेंट है उसके बारे में कोई टिप्पणी अभय दुबे जी ने नहीं करी और उसकी वजह है ये सब जानते हैं कि ये मजबूत सरकार है। चुप करा लीजिए, बीच में नहीं बोलिए, स्टेटमेंट पर बीच में मत बोलिए, चुप करा लीजिए। अभय जी वो सुनते रहते ना, अभय जी वो आपको सुनते रहते ना, भारत की सीमा में चीन अभय जी वो आपको सुनते रहते ना, नहीं करना चाहते। अभय जी आपको चाहिए, आप 40 सेकंड और ले लीजिए, जब आपकी तसल्ली हो जाए उसके बाद मैं दूसरे वक्ताओं के पास चला जाऊंगा। रोहित सरदाना जी देखिए, साफ दो प्रश्नों का जवाब दें। सर क्या गौरव भाटिया अभय जी आपने अपना पूरा वक्तव्य खत्म किया, उसमें आपके प्रश्न रह गए अभी भी नहीं ना? तो फिर सर बाकी लोग भी है ना, उनके पास भी आऊंगा ना सर, आपके पास फिर मौका आएगा, या तो आप सुन लीजिए दूसरों को भी। आपने बोला वो सुनते रहना सर, आपने बोला उन्होंने टोकाटाकी नहीं की ना सर, आपने बोला उन्होंने टोकाटाकी नहीं की ना, मैं केवल इतना कह रहा हूं आप एक एक करके बात कर लीजिए और कोई आपत्ति नहीं है मेरी। आप एक दूसरे पर जो आरोप लगाना हो फाड़ दीजिए कपड़े एक दूसरे के, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो रखिए कि दूसरे को सुन लें। कहिए गौरव भाटिया बोलिए, उसके बाद गुरमीत सिंह साहब आपके पास आ रहा हूं। बोलिए गौरव भाटिया। रोहित जी देखिए, परेशानी ये है कि जिसने अपने कपड़े उतार दिए हो और राजनीतिक तौर पे पूरी तरह से बिना कपड़े के हो, उनके कपड़े क्या फटेंगे वो जानते हैं, लेकिन छोड़िए इस बात को। मैं केवल इतना कहूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो विज्ञप्ति मैंने बताई, ये कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि ये देश का नेतृत्व बहुत मजबूत है और चीन को सबक सिखाया है। हमारी सेना बहुत वीर है, लेकिन इनकी राजनीतिक मजबूरी है। ये तो चाहते हैं देश कमजोर पड़े, कब्जा हो, जैसे नेहरू जी ने करवाया 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चीन को दिया और तब ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। मोदी जी ने कभी वक्तव्य नहीं दिया। आज की बात कीजिए क्या हुआ है, तब सेना लड़ी थी गौरव भाटिया। फिर देखिए आगे, जब कमजोर पड़ेंगे ऐसे ही कूदेंगे। भारत की सेना सीमा पर युद्ध लड़ी। अभय जी या तो आपने तय कर रखा है कि केवल शोर मचाना है, तो अच्छे प्रवक्ताओं में मैं इनको गिनता हूँ। आपने अपनी बात बोली, वो नहीं बोले बीच में ना, मैं आपसे कह रहा हूँ आपको फिर मौका मिल जाएगा। 5 वक्ता है ना अभय जी, अकेले आपकी रैली नहीं है ना। धन्यवाद रोहित जी, आभारी हूँ मैं। देखिए, पूछने की बात तो ये कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी। नरेंद्र मोदी जी ने तो ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जो वक्तव्य दिया, चीन का नाम लिया। नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री तो खुद गए लद्दाख, सेना को वहां पे हौसला अफजाई करी, भारत माता की जय के नारे से गूंज उठा। लेकिन सोनिया गांधी के मुंह में दही क्यों जमी हुई है? क्या ये वो समझौता है जो उनके रोके? क्या ये सरकार सोनिया गांधी चला रही है देश में? गौरव जी, सरकार सोनिया गांधी चला रही है देश में। भारतीय जनता पार्टी के अगर सरकार सोनिया गांधी नहीं चला रही है तो आप सोनिया गांधी के बयान का इंतजार क्यों कर रहे हैं इस चीज के लिए कि आपको चीन की स्थिति पर बोलना पड़े? ये बात उठाई, ये हर कार्यक्रम में आपने पूछा और मैं उत्तर देता हूं। पर्दा डालने के लिए प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के खर्च पर सोनिया गांधी जी का नाम आपने लिया, अब अभय जी दिक्कत में आ गए, उनको अपनी स्थिति डिफेंड करनी है अपनी पार्टी में कि सोनिया गांधी का नाम आ गया, मैं चुप कैसे बैठा रहा। इसलिए गौरव जी थोड़ा ऑडियो में भी समस्या आ रही है आपके, थोड़ा ऑडियो में आपके समस्या आ रही है गौरव जी, उसको दुरुस्त कराते हैं और उम्मीद करते हैं अभय जी बाकी लोगों को सुनेंगे कम से कम ध्यान से। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब, हाँ आइएगा गौरव जी। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब, क्या भारत का रिस्पांस नाकाफी है चीन को जो अभी तक दिया गया पिछले 3-4 महीने में? क्या भारत डिनाइल की स्टेट में रहा, आंखें मूंदे रहा? रोहित जी, जो आपका प्रश्न है 2 बातों पर, रिस्पांस और डिनाइल वाला, मैं सोचता हूं कि भारत का रिस्पांस बिल्कुल ठीक रहा है। जिस प्रकार से अलर्टनेस, प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस है, बिल्कुल उपयुक्त है और पर्याप्त है।
और जो डिनायल वाली बात है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये क्षण और ये जो पल है, ये नेशनल सिक्योरिटी का एक चैलेंज का क्षण है, और इस वक्त के अंदर में ये सेंसिटिव भी है। ये जरूरी है हमको कि एकजुट होकर भारत इस चुनौती का सामना करे। और मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि जिस प्रकार से भारत की सेना ने 15 जून को जवाब दिया था, वो काबिले तारीफ था। चाइना ने उसको छुपाने की कोशिश की, वो सत्य निकल के आ रहा है। और उसके पश्चात जो प्रिपेयर्डनेस है, अलर्टनेस है, जो रिस्पॉन्स है, उसी का कारण है कि 29 अगस्त को जो चाइना ने नापाक हरकत करने की कोशिश की, जो अटेम्प्ट की, ट्रांसग्रेशन की, उसको विफल किया, नाकाम किया। इनफैक्ट मैं तो ऐसा कहूंगा कि भारत की सेना हर रूप के अंदर में हर एक विकल्प और संकल्प के लिए बिल्कुल तैयार है। बात है तो सिर्फ एक पॉलिटिको मिलिट्री डिसीजन की है और ठीक टाइमिंग की है। कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा। लेकिन एक बात आपको समझने की जरूरत है कि ये जो ईस्ट लद्दाख में हो रहा है, ना तो ये लोकलाइज है, ना ये आइसोलेटेड है। ये पूरे भारत और चीन की सरहद पे हो रहा है, ना केवल यहाँ पर, ये पूरे विश्व में जहां जहां चाइना ने अपना फ्रंट खोला हुआ है, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, वहां पर भी हो रहा है। इसका जो डिसीजन है कि किस वक्त में क्या किया जाएगा, वो एक सेंसिटिव इश्यू है, वो एक सिक्योरिटी इश्यू है। लेकिन मैं इस बात में पूर्ण विश्वास रखता हूं कि भारतीय सेना का जो कम्बैट एक्सपीरियंस है, जिस प्रकार से माउंटेन वॉरफेयर, हाई एल्टीट्यूड और विंटर के लिए तैयार है, हम पूर्ण रूप से पूरे चीज के लिए तैयारी है। देखिए, इस स्थिति के अंदर में 3 बातें हैं। पहला तो तनाव है, दूसरा बातचीत है, और तीसरी तैयारी है जी। बातचीत के अंदर में चाइना डिले करने की कोशिश कर रहा है, और उसके बावजूद ये जो चालाकी, ये जो ट्रेचरी की है इसने 29 अगस्त को, ये बिल्कुल उसकी बहुत बड़ी गलती है। उसने जो कोविड के बाद में जो ब्लंडर्स किए हैं, जो गलतियां की हैं, जो 15 जून को गलतियां की थी, ये उस अध्याय में एक और गलती है। ठीक सर, और ये वापस आते हैं सर, डिस्कनेक्ट हो गए आप, वापस आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप इससे पहले कि हम सज्जनहार साहब के पास जाएं या संजय कुलकर्णी साहब के पास जाएं, एक चीज हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, वो ये कि असल में ये पैंगोंग का इलाका क्या है, किस जगह पर ये पूरी घटना हुई है। जरा आपको उस पैंगोंग के इलाके के बारे में बताते हैं फटाफट से कुछ ग्राफिक्स के जरिए, और फिर सज्जनहार साहब से और संजय कुलकर्णी साहब से कमेंट लेते हैं। ये देखिए, ये पैंगोंग झील का इलाका है जहां पर झड़प हुई। 22 अगस्त 2020 की वो तस्वीरें थी, लेकिन किस जगह पर झड़प हुई है उसका एक अनुमान हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। इस इलाके में यह माना जा रहा है कि झड़प हुई है। यह पैंगोंग झील का दक्षिणी इलाका है। आमतौर पर यह शांत इलाका है, इन इलाकों में घुसपैठ जैसी स्थिति नहीं होती है। फिंगर 4 से फिंगर 8 का इलाका जो पैंगोंग झील का उत्तरी इलाका है, वहां पर तनाव पिछले कुछ समय से लगातार चलता आ रहा है, और वहां को लेकर भारत और चीन के बीच में बातचीत भी बार बार हो रही है। कमांडर स्तर की बातचीत में आए दिन आप सुन रहे होंगे कि इस बात पर सहमति बन रही है कि दोनों तरफ से सेनाओं को पीछे हटाया जाएगा। लेकिन इसके समानांतर अचानक 29-30 अगस्त की रात को चीन ने क्या किया? चीन ने यह किया कि पैंगोंग झील के शांत इलाके में, दक्षिणी इलाके में अपने 500 सैनिकों को उन्होंने घुसपैठ कराने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना पहले से तैयार थी। लिहाजा उस रात चीन की इस हरकत को नाकाम करने में भारतीय सैनिक कामयाब हो गए। अब संजय कुलकर्णी साहब, आपका तो पूरा इलाका देखा हुआ है, वो उस पूरे इलाके की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या भारत जो पिछले 3-4-5 महीने से रिस्पांस दे रहा है वो नाकाफी है? क्या भारत को बड़े स्तर पर चीन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिसका इशारा सीडीएस रावत साहब ने दिया 2 दिन पहले, ये कहते हुए मिलिट्री ऑप्शन भी हमारे पास विकल्प है? रोहित, मिलिट्री ऑप्शन विकल्प है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो ऑप्शन इस्तेमाल करने से पहले जितने भी हमारे पास विकल्प हैं, चाहे डिप्लोमेटिक हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हैं, वो सब तय करें। तो थोड़ी सी बात 1 मिनट के लिए लूंगा मैं आपको। आप अगर 1979 वियतनाम वॉर में जाए तो आपको 4 चीजें तकरीबन साथ साइमल्टेनियस देखेंगे हिंदुस्तान के साथ, तो कुछ एक तरीके से देखेंगे। एक, सबसे पहले
वियतनाम और चीन का बॉर्डर डिस्प्यूट, सेकंड वियतनाम और सोवियत यूनियन का क्लोजनेस, तीसरा वियतनाम का कंपूचिया के साथ अनबन, और चौथी बात वियतनाम को चीन ने सबक सिखाने की कोशिश करनी, और उससे पहले वियतनाम के साथ बातचीत करते रहे चीन, यानी कि दान दान तान तान, निबल निबल नेगोशिएट। अब ये करने के लिए अभी आप देखिएगा हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं वो, हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर की डिस्प्यूट, हिंदुस्तान का उनके मानने में अमेरिका के साथ क्लोजनेस, हिंदुस्तान को सबक सिखाने का तरीका, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वो जो अनबन। और अब इस मामले में उस वक्त चीन ने वियतनाम के ऊपर जब बातचीत करते रहे और उन्होंने देखा वियतनाम तैयार नहीं है, 20 डिवीजन से लेकर के उन्होंने वियतनाम के ऊपर हमला कर दिया और उनको जबरदस्त चोट पहुंची, चीन को जबरदस्त बेइज्जती हुई। अब चीन क्या कर रहा है, हिंदुस्तान को उकसा रहा है, देख रहा है कि हिंदुस्तान की कमजोरी कहां है। अगर कमजोरी हुई तो आप देख सकते हैं वही तकरीबन वैसी बातें हो रही हैं। और जिस तरह हिंदुस्तान की फौज सक्षम है, जिस तरह हिंदुस्तान पूरा इकट्ठा खड़ा है, जिस तरह नेतृत्व हिंदुस्तान में तगड़ा है, उससे चीन जो है बौखला गया है। और जिस तरीके से कार्रवाई चीन ने आज पेंगांगसो में 29-30 की रात को किया, प्रोवोकेटिव एक्शन करने को हिंदुस्तान ने प्रीएम्प्ट किया और वो साउथ बैंक ऑफ पेंगांगसो नहीं आ सका। हिंदुस्तान वो जो चीन है वो नॉर्थ बैंक पर रहा। अगर वो साउथ बैंक पर आ जाता तो उसको लगता कि हिंदुस्तान बात करता है पर तैयार नहीं है और शायद उसका वो फायदा उठाने की कोशिश करता। पर जब उसने देखा कि हिंदुस्तान तैयार है, हिंदुस्तान सक्षम है, जो सीडीएस कह रहा है हो सकता है कि वो अपना वो ऑप्शन उनका शायद तैयार है, प्लानिंग तैयार है, तो ये सब देखते चीन से उकसा रहा है हिंदुस्तान को। अगर हिंदुस्तान कहीं कमजोर देखा गया तो चीन नहीं छोड़ेगा, और अगर हिंदुस्तान तगड़ा देखा गया तो चीन नजदीक नहीं आएगा, और ये आप देखेंगे धीरे धीरे करके मामला सुलझ जाएगा। ठीक, हमारे साथ जनरल वीपी मलिक साहब आ गए, भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख। जनरल वीपी मलिक, स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अब तक भारत का रिस्पॉन्स चीन को लेकर जो रहा है पिछले 4-5 महीने में, क्या आपको लगता है वो काफी है या नाकाफी है? धन्यवाद। देखिए, अभी तक जो हमारा रिस्पांस रहा है पिछले 2-3 महीने में, वो ये था कि मिलिट्री लेवल के ऊपर अलर्टनेस काफ़ी आ गई है। मिलिट्री लेवल के ऊपर फोर्सेस भी ज़्यादा इकट्ठी हो गई हैं दोनों तरफ से, और हमारी तैयारी और उनकी तैयारी भी दोनों तरफ से तैयारी है। डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर बातचीत चल रही है, चाहे वो मिलिट्री डिप्लोमेसी हो या पॉलिटिकल लेवल के ऊपर बातचीत हो या डिप्लोमेटिक जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी आपस में बातचीत हो, तो ये भी चल रही है। लेकिन इन सब को देखते हुए अभी तक नतीजा कोई नहीं निकला है, और अभी भी देखने में ये आ रहा है कि उनकी कहनी और उनकी करनी में, चाइनीज़ की कहनी और करनी में बहुत फ़र्क है। चाहे वो कुछ भी बोलते हैं इन टॉक्स के बीच में, लेकिन जो ज़मीन के ऊपर कार्रवाई हो रही है वो काफ़ी फ़र्क है और वो बहुत अग्रेसिव बनती जा रही है। तो ये इस वक्त असेसमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मुझे पूरा यकीन है कि वो भी देख रही होगी। इस वक्त ज़्यादा फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि फ़ौजें काफ़ी तैयार हैं हमारी तरफ से, और कोई भी जवाब देना चाहे तो हम दे सकते हैं। इस वक्त हमको सिर्फ चुशूल का एरिया ही नहीं देखना चाहिए जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ 29-30 तारीख की रात को। हमको पूरा ईस्टर्न लद्दाख का एरिया देखना चाहिए, और ये भी जो LAC है, मेरे विचार में अब LAC का कोई उसकी रहा नहीं, उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है अभी LAC की, और चाहे जहाँ पर भी हो वो उसको LAC को तोड़ के आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमको तैयार रहना चाहिए डिफेंसिव एक्शन के लिए भी, और अगर ज़रूरत पड़े तो ऑफेंसिव एक्शन के लिए भी। मेरे ख्याल में ज़्यादा ख़तरनाक एरिया जो है वो डेप्सांग का एरिया है, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो रोड जा रहा है दौलत बेग ओल्डी को या काराकोरम पास की तरफ, वहाँ पर वो ज़्यादा खतरे में है। और चुशूल के एरिया में तो मैं समझता हूँ कि हम अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। आपको लगता है भारत को चीन के खिलाफ कोई बड़ा मैसेज पहुंचाने की जरूरत है, चाहे वो भारत में चीन के जो राजनीतिक अधिकारी, चाहे वो दूतावास के लोग हों, उनको बुलाकर मैसेज देने की बात हो, या ट्रेड पर किसी तरीके की लगाम लगाने की बात हो? केवल ऐप बैन करने से काम नहीं चलेगा?
आपकी बात सही है। ट्रेड के ऊपर तो अभी भी चल रही है कार्रवाई, और हो सकता है कि कुछ और सैंक्शन भी लगा दें चाइनीज़ के इंपोर्ट्स के ऊपर या उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। लेकिन मेरे विचार में अब हाँ, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर उनको पूरा समझाने की बात है, उनको कहने की बात है कि इस तरह की कार्रवाई अगर आपने की तो उसका नतीजा ख़राब होगा, और इसके बाद में जो एस्केलेशन होगी मिलिट्री लेवल के ऊपर वो बहुत तेज़ी हो सकती है। आर्टिलरी की गन चल सकती हैं इसके बाद में अगर ये कार्रवाई चलती रही, या हवाई जहाज़ भी चल सकते हैं, क्योंकि तैयारी दोनों तरफ से है। और अगर वो नहीं चाहते लड़ाई को तो उनको इस बात को समझना चाहिए चाइनीज़ को। भारत में राजनीतिक पार्टियों को कुछ लगता है कि भारत का रिस्पांस काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, इसको और बेहतर होना चाहिए था। आपको लगता है कि ऐसा है? देखिए, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये गवर्नमेंट की होती है, और मैं नहीं समझता कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इतनी जानकारी होती है वहाँ की कि जैसे वो स्टेटमेंट देना। उनका तो काम है अपोज करना, लेकिन इसलिए उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट के पास बड़े साधन हैं, उनके पास जानकारी भी ज़्यादा है, तो हमको गवर्नमेंट की सपोर्ट करनी चाहिए इन चीज़ों में। गवर्नमेंट को ज़्यादा भड़काने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज की परिस्थिति में सर, जब आप ये देखते हैं खुद कि जैसे ही कोई हरकत होती है उसके कुछ ही घंटे के बाद सेना को औपचारिक तौर पे जानकारी देनी पड़ती है, लगातार उस पर बयानबाजी शुरू हो जाती है, लगातार एक टेंशन अपार्ट फ्रॉम बॉर्डर देश के अंदर भी बिल्ड होने लगता है। उस परिस्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंफॉर्मेशन देना, बीच बीच में इंफॉर्मेशन देना सही बात है। ये मैं हमेशा ही फॉलो करता आया हूँ, अपने टाइम के ऊपर भी फॉलो किया है, कारगिल के टाइम के ऊपर भी आप लोगों को याद होगा। तो बीच बीच में इंफॉर्मेशन देना सही बात है, लेकिन जल्दबाजी में क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी उकसा रही है आपको या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, ऐसे हालात में इतने इम्पोर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी के जो डिसीजंस हैं वो नहीं लिए जाते हैं। डिसीजन लिए जाते हैं जो आपके सामने इंफॉर्मेशन है, जो आपके सामने असेसमेंट है, सारे एक्सपर्ट्स की है, उनको सबको मिलाकर CCS के लेवल के ऊपर आप डिस्कस करते हैं। तो ये जो उकसाने की बातें होती हैं उससे अगर आप डिसीजन लेंगे तो वो गलत होगा। बाकी इंफॉर्मेशन देना बीच बीच में सही बात है, और मीडिया का भी ये काम सही है कि आप लोग उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक में जानकारी दें। पब्लिक को जानकारी देना ठीक है, पर पब्लिक से उकसाना जो है वो बात अलग होती है। लेकिन जनरल साहब, आपने देखा होगा जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब भी लोगों ने पूछा कि साहब फोटो कहाँ है। जब एयर स्ट्राइक हुई तब भी लोगों ने पूछा कि भाई कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा उधर, आप कह रहे हो हम बम गिरा के आए हैं। जब गलवान में झड़प हुई तब भी लोगों ने कहा कि उनके सैनिक मरे हैं, तो नंबर तो बताइए कितने सैनिक मार के आए आप, ऑफिशियल नंबर क्यों नहीं दे रहे? मैं इस बात को गलत मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब नेशनल सिक्योरिटी के लाइव इश्यूज होते हैं तो उस वक्त ऐसी चीजें ऐसे कहना नहीं चाहिए, बल्कि आप लोगों को इकट्ठा मिलके गवर्नमेंट के साथ में मिलके काम करना चाहिए। और जब तक ये काम खत्म नहीं होता, जब काम खत्म हो जाए, वो जो इवेंट है या क्राइसिस है वो जो खत्म हो जाए, उसके बाद में आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इंक्वायरी भी कर सकते हैं। लेकिन जब ये कार्रवाई हो रही है उस वक्त मैं समझता हूँ कि सबको, पूरे देशवासियों को, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज को, सबको मिलके काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल वीपी मलिक आज तक पर आने के लिए। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक आज तक पर बात कर रहे थे, मौजूदा परिस्थिति का आकलन वो हमारे दर्शकों के लिए कर रहे थे। धन्यवाद जनरल वीपी मलिक आपका। वापस लौटने अपनी बहस पर। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं। अशोक सज्जनार साहब, आपसे अभी तक एक भी सवाल नहीं लिया। पिछले आधे घंटे में आपने राजनीतिक पार्टियों को सुना, आपने डिफेंस एक्सपर्ट्स को सुना। आपको लगता है अशोक सज्जनार साहब अब समय आ गया है भारत को अपने कूटनीतिक रिश्तों पर चीन के साथ विचार करना चाहिए, व्यापारिक रिश्तों पर चीन के साथ सीरियसली विचार करना चाहिए? देखिए, ऐसा है रोहित, जो हमने अभी जो अप्रोच फॉलो की है चीन के साथ डील करने के लिए, वो हमारी मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच रही है, और हम इसको स्टेप बाय स्टेप हम इसको आगे ले जाते रहे हैं। पहले सबसे ज्यादा रहा है जो हमारी जो बॉर्डर्स पर है, चाहे लद्दाख में हो या अरुणाचल में हो या मिडिल सेक्टर में हो, हमारी जो फौज है वो वहां पर बिल्कुल ही दुरुस्त रहेगी, तैयार रहेगी, बड़ी रोबस्ट उसका स्टेचर रहेगा, उसका प्रेपरेशन रहेगा।
हमने मिरर डिप्लॉयमेंट किया है पूरे तरीके से। जहां तक चीन ने अपने फोर्सेस किए हैं या उसने अपने टैंक्स लाए हैं या उसने अपने एयरक्राफ्ट लाए हैं, तो वो हमने सब मिरर डिप्लॉयमेंट किया है। हमारे जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट हैं, अगर एस्केलेशन होता है, आर्टिलरी आती है, टैंक्स आते हैं, मिसाइल्स आते हैं, एयरक्राफ्ट आते हैं, तो सब के लिए हम वहां पर तैयार हैं। तो ये तो सबसे पहली चीज है। दूसरा है जो और चाहे पॉलिटिकल हो या डिप्लोमेटिक हो या इकोनॉमिक हो, इन तीनों क्षेत्रों में भी हमने बहुत जोर से कदम उठाए हैं। मैं आपको इकोनॉमिक ही बता देता हूं, क्योंकि आप ये जनरल वीपी मलिक से अभी बात कर रहे थे उसके बारे में। देखिए, जब ये गलवान की घटना हुई थी उससे पहले ही प्रधानमंत्री ने कहा था, क्योंकि जो चीन में सप्लाई चेन्स हैं उनके ऊपर बहुत प्रश्न चिन्ह हो गए थे, क्योंकि पूरी दुनिया का डिपेंडेंस और भारत का भी एपीआई के एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का डिपेंडेंस काफी ज्यादा हो गया था चीन में। तो प्रधानमंत्री ने कहा था जो वहां से सप्लाई चेन्स निकलना चाहती हैं वो भारत उनको वेलकम करेगा, उनको रेड कारपेट ट्रीटमेंट देगा। उसके अलावा जब गलवान के बाद चाहे भारत वहां से चीन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो, उसके 59 एप्स हो, उसका यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लेना हो, चाहे रेलवेज में या रोड एंड ट्रांसपोर्ट में या और भी किसी सेक्टर में, या फिर उसका यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में हो, सप्लाईज में हो, वर्क्स में हो, वो सब भी हमने उसका बंद कर दिया है। स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर लेते जा रहे हैं, इसको बढ़ाते जा रहे हैं। और मेरे विचार से जिसे मैं कहूंगा वन ऑफ द ज्वेल्स इन द क्राउन इज वहां की जो टेलीकॉम कंपनी है हुआवे और ZTE, उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। और पहले भी हमने देखा है, जब हमने रोहित 59 एप्स को बैन किया है तो उसका जो रिस्पॉन्स है, उसका जो रिएक्शन है वो पूरी दुनिया में हुआ है। क्योंकि अमेरिका ने भी आपने देखा है टिकटॉक को बैन कर दिया, वीचैट को बैन कर दिया है, और देशों ने भी ऐसा ही किया है। लेकिन और अगर भारत इनका हुआवे और ZTE को बैन करता है तो जरूर उसका जो असर है वो आगे चलते हुए और देशों पर भी वो भी हो, और इससे बहुत बुरी चोट लगेगी। आपने खुद सुना होगा सर, इसी प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले अभय दुबे सर ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि चीन ने आपके हिस्से कब्जा कर लिया, आप कुछ नहीं कर पाए। लाल आंख दिखाने की बात करते हो, लाल आंख दिखा नहीं पाए। रोहित, आपका आवाज, इसका ऑडियो ठीक नहीं सर, है। आपने खुद सुना होगा, अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि चीन ने आपके हिस्से कब्जा कर लिया, आप कुछ कर नहीं पाए, भारत कुछ नहीं कर पाया, ना लाल आंख दिखा पाया, ना कुछ काम कर पाया। क्या वाकई ऐसा है, आपको लगता है? नहीं, मेरे विचार से ऐसी बात नहीं है। मेरे विचार से भारत ने जो भी किया है अपने चाहे पॉलिटिकल एक्सटर्नल बैलेंसिंग में अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, हर के साथ जो हमने अपने संबंधों को आगे लेकर गए हैं, और चीन के विरुद्ध एक बिल्कुल ही फ्रंट बनाया जा रहा है। चीन, मैं कहूंगा, जो आइसोलेट तो नहीं परंतु पूरी दुनिया, काफी हद तक दुनिया चीन के विरुद्ध आकर खड़ी हो गई है, और इसको हमें अब कैपिटलाइज करना चाहिए, इसको हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए। ठीक। जहां तक मिलिट्री ऑप्शन का है, वो जैसे जनरल वीपी मलिक ने कहा, जब मौका आएगा, जो प्लेस एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग जो हम कर सकते हैं वो हम वहां पर करेंगे। ठीक है सर। परंतु और जो है हमारे पास विकल्प हैं, चाहे वो ताइवान का विकल्प हो, चाहे वो हांगकांग का विकल्प हो। देखिए, हमारे पास अभी बहुत ऐसे मौके हैं जिनका हम आगे चलते हुए प्रयोग यकीनन कर सकते हैं, और मुझे पूरा यकीन है जो सरकार जरूर इनका इस्तेमाल करेगी। ओके, अभय दुबे बोलिए, फिर गौरव भाटिया आपके पास आ रहा हूं। बोलिए अभय दुबे। रोहित सरदाना जी, वीपी मलिक साहब ने, मैंने जो प्रश्न खड़ा किया था उस पर उन्होंने कहा कि वो बहुत गंभीर मसला है। मैंने भी यही बात कही थी कि जो डेप्सांग में, दौलत बेग ओल्डी में, वाई जंक्शन पे पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 की तरफ आपने तो ये भी कहा था भारत कुछ नहीं कर रहा। एक मिनट, हाँ बिल्कुल, मलिक साहब कह गए कि सब कुछ कर रहा है भारत। मैंने जो बात की थी उसकी पुष्टि होती है कि प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य क्यों एमईए के वक्तव्य से अलग है। प्रधानमंत्री जी क्यों डिफेंस मिनिस्ट्री की साइड से वो दस्तावेज हटा देते हैं जिस पर स्वीकारा गया। क्या प्रधानमंत्री जी को पता नहीं था कि 2015 के चाइना के व्हाइट पेपर में इस बात का उल्लेख था कि यूनिफिकेशन ऑफ मदरलैंड पर वो काम कर रहे हैं। वो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम को, लद्दाख को, नेपाल को, भूटान को अपना हिस्सा मानते हैं, और उन्होंने उसके लिए स्पेसिफिक कमांडर्स को डिप्लॉय किया है।
ये जानते हुए आज प्रधानमंत्री जी ने खिलौने की बात की, तो प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स गुजराल साहब की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा है कि 6 सालों में हिंदुस्तान की खिलौना इंडस्ट्री को, साइकिल इंडस्ट्री को पूरी तरह तबाह कर दिया। एंटी डंपिंग लॉ तक चाइना के लिए समाप्त कर दिया मोदी सरकार ने। तब हमको प्रतिपक्ष दायित्व है, उनका जिम्मेदार है, हम सरकार के साथ है, मगर सरकार देश के गौरव साथ भाटिया खड़ी रहे। बोलिए, गौरव भाटिया जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए, चाहे वो सज्जनहार जी हों, चाहे वो रक्षा विशेषज्ञ हों, सबने ये बात मानी है कि आज भारत की स्थिति मजबूत है और हमारी सेना बहुत मजबूती से चीन को जवाब दे रही है। केवल एक पार्टी ऐसी है जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए मैं पुनः कहूंगा ये एमओयू का असर है जो 2008 में साइन हुआ था। आपने पिछले भाग में कहा सोनिया गांधी की बात आप क्यों करते हैं, सरकार हमारी, बिल्कुल रोहित जी, सरकार निर्णय लेगी। अभय जी देखिए, अभय जी आप बोलते रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो केवल इंतजार करते रहे अपनी बारी आने का। अब कम से कम आप भी इतना सम्मान कीजिए कि वो जवाब दे रहे हैं तो आप सुन लीजिए उसको। आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको पसंद कराने के लिए सर एक सेकंड ना, नहीं अभय जी, पहले मैं एक बात कह रहा हूं, यहां कोई भी व्यक्ति इसलिए नहीं बैठा कि उसको अभय दुबे से सर्टिफिकेट लेके जाना है कि कांग्रेस पार्टी ने तुम्हारी बात को अप्रूवल दे दिया। सब अपनी अपनी बात कहने के लिए बैठे हैं, तो आपको भी सुनना पड़ेगा सर, आपको पसंद आए ना आए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आपने सारी बात कही, आपकी बात सुनी गई कि नहीं गौरव अभय दुबे? आपने जो जो कहा आपकी बात सुनी गई कि नहीं? जी सुनी गई ना, तो फिर आप भी दूसरे की बात सुनिए। कहिए गौरव भाटिया पूरा कीजिए। धन्यवाद। देखिए, ये बात क्यों उठाई जा रही है, बिल्कुल निर्णय लेगी सरकार, और सरकार मजबूत है, नेतृत्व मजबूत है। उसका क्रियान्वयन कौन करेगा, लड़ेगा कौन, जाबाज हमारे जो सैनिक हैं। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी एक नागरिक की नहीं होती है कि वो भी देश के साथ खड़ा हो जाए? सरेंडर मोदी, मतलब डिफेंडर मोदी जो हैं, देश को डिफेंड कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उनको सरेंडर मोदी बोल देना। सोनिया गांधी जी का एक वक्तव्य दिखा दे अभय दुबे, चुनौती देता हूं आज तक पर, जिसपे उन्होंने चीन की निंदा करी हो। क्यों नहीं करी? क्या नागरिक का यह फर्ज नहीं है कि चीन को एक मजबूत संदेश दे? पूरा भारत एक साथ एकजुट खड़ा है, सिर्फ प्रधानमंत्री जी उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। कहा भाई, देखिए रोहित जी, ये बड़ी दिक्कत है, इन लोगों के मुंह में क्या हो जाता है, चीन के खिलाफ नहीं बोलेंगे। आपने प्रश्न पूछा तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। आपने प्रश्न मुझसे किया, आप चुप हो जाइए, बस इतना हाथ जोड़ के कहता हूं, आप शांत रहिए। आप चीन का नाम मुंह से नहीं ले सकते। बार बार टोकना ये दर्शाता है कितने कमजोर प्रवक्ता है, कितनी कमजोर पार्टी के प्रवक्ता है। रोहित जी, मैं फिर गुजारिश कर रहा हूं आपसे, मुझे 2-3 बातें कहनी थी, बड़ी अहम है। मैं इंतजार करता हूं ये बीच में कूद पड़ते हैं, प्लीज, गलत बात है। हाँ, तो रोहित जी, केवल ये उम्मीद हम लोग करते हैं कि चीन को भी एक मजबूत संदेश जाए कि चाहे सत्तारूढ़ पार्टी है, चाहे विपक्ष है, सब एकजुट है जब हमारे राष्ट्र पे आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इस देश में कमजोर कड़ी कोई है तो वो गांधी परिवार है। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या ऐप्स करने से ही सब कुछ हो जाएगा, नहीं रोहित जी, चीन आपका हो गया और गांधी परिवार से प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। भाई क्या बात हो गया, क्या दर्द हो गया, लाल आंख, लाल मुंह, मिर्ची लग जाती है। लाल आंख, हम वही तो कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी अपने नाम तक चुप हो जाइए, स्क्रिप्ट बाद में पढ़ लीजिएगा। कहिए एक बार, ताजी बोलेंगे क्या? अगले कार्यक्रम पे भी तो रखिए, अच्छा नहीं लग रहा। रोहित जी प्लीज, मैं अब शांत हूँ, अब आप जिसको समय देना चाहे दे दीजिए। मैंने तो छोड़ दिया ताकि देश की जनता ये देख ले और खुद तय कर ले। मैं तो अक्सर कहता हूं ना कि देश की जनता रेफरी है, वो देख रही है, अपने आप अपनी राय बना लेती है देखने के बाद कि राजनीतिक पार्टियों का रवैया क्या है, किस विषय पर वो किस तरीके से बर्ताव करती हैं। और गुरमीत सिंह साहब, इस बर्ताव से चीन को क्या मैसेज जाता होगा? रोहित जी, चीन को पहली बात तो मुझे बहुत दुख होता है एक सैनिक और एक सिटीजन होने के नाते कि जब सिक्योरिटी चैलेंज लाइव है, जब इस क्षण में नेशनल सिक्योरिटी की बात है, उसके अंदर में ये इंटरनल पॉलिटिक्स लाकर अच्छी बात नहीं है। ऐसा लगता है कि ये सब जो बातें एकजुट के बरखिलाफ हैं वो एंटी इंडिया लगती हैं। ऐसा लगता है जो एकजुट के बरखिलाफ बातें हैं वो चाइना प्रॉक्सी या चाइना लॉबी की बातें हैं। मेरी बहुत नम्रतापूर्ण ये बात है कि जब बात है नेशनल सिक्योरिटी की, जब बात सेंसिटिव है,
जब सिक्योरिटी चैलेंज लाइव है तो किसी को भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। नहीं जो रोहित सच्चा जी, बिल्कुल भारतीय है। मैं सहमत नहीं हूँ रोहित जी, उनके। एक 10 सेकंड सिर्फ दीजिए। गुरमीत जी के बाद मैं अपनी चलिए बात सर, पूरी कर पर्याप्त समय ले रोहित चुके जी, हैं आप सब रोहित लोग। जी, 40-42 रोहित जी मिनट का नहीं। समय आप सब लोगों को मिला, उसमें आप लोग एक दूसरे से ही लड़ते रहे। चीन को तो मैसेज क्या ही देंगे, इसी से तय कर लीजिए कि देश की जनता आप लोगों के बारे में क्या राय बनाएगी। हमने आज जो सवाल पूछा था उसके जवाब क्या हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। आप देख रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।